देवियों और सज्जनों, नमस्ते। व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और थोड़ा सा औपचारिक सुर में इसलिए क्योंकि आज एक वकील साहब से बातचीत करूंगा मैं। वकील साहब हमारे अनुज हैं और आप दर्शक उनको अपनी दाहिनी चौखट में देख रहे होंगे। ये बात भी उन्होंने ही मुझे बताई है। पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर होता है, ये हम सभी जानते थे, लेकिन मैंने ये पहली बार इन्हीं के मुंह से जाना कि पेगासस नाम का एक फेलोशिप या कोई पुरस्कार भी होता है। और चौथी जानकारी इन्होंने मेरी यह बढ़ाई कि पेगासस दरअसल लंदन में उनकी जो बार है, वो बार नहीं भाई, पीने खाने वाली बार नहीं, जो बार काउंसिल होती है, कोर्ट वाली बार, उसका एम्बलम कहिए या लोगो कहिए, जो भी फुल चिन्ह कहिए, जो भी है, वो पेगासस है। बाकी परिचय मैं इनका पूछ रहा था लेकिन मैं भूल गया, इतना सारा कुछ इनके पास है। तो सीधे बात करेंगे और वो बातचीत होगी भारत के सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट के अभी जो निवर्तमान हमारे चीफ जस्टिस थे गवई साहब, उनसे उन्होंने अपने इस्तीफे के समय जो बातें कही उस पर, और भारतीय कानून व्यवस्था पर। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ बात करके। आप और बड़े हैं मुझसे पहली बात कि थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए थोड़ा अपने बारे में। जी। तो मैं मूलतः बिहार से हूँ और अभी वर्तमान में दिल्ली में मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने अपनी पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली विश्वविद्यालय से की है। थोड़े समय दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी है और लेकिन मैं ये क्यों करवा रहा हूँ अभिषेक भाई, रुक जाइए। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आप जिन्हें जेन जेड कहते हैं या नई पीढ़ी कहते हैं, उनकी भी एक विनम्र और एक शालीन तस्वीर होती है जो अभिषेक करने पर अभिषेक को मैं वो रोल मॉडल मानता हूँ कि हमसे बातचीत के बाद। और ये हमारे अतिथि हैं, इनका परिचय मैं दूंगा। अभिषेक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, लेकिन फिलहाल इन्होंने पूरा ध्यान अपना वकालत में लगाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। यूके गए थे क्या, मतलब अभी वहीं से बात कर रहे हैं हमसे, लंदन से ही। और फिलहाल सामान पैक कर रहे हैं, 2-4 दिन में इनकी फ्लाइट है। तो ये चलते चलाते उन्होंने कहा कि भैया एक बना ही लीजिए, तो इसलिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आपको पता ही होगा अभिषेक कि अभी गवई साहब रिटायर हुए, तो उन्होंने अपने विदाई भाषण में एक बड़ी बात कही कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का स्वदेशीकरण किया, और बड़े गर्व से बताया कि उन्होंने तथाकथित आजादी के 75 साल बीत जाने, 75-80 साल लगभग हो गए, 80 साल बीत जाने के बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया जिसमें जूरिस्प्रूडेंस कोई भी अमेरिकी या अंग्रेजी अदालत का नहीं था, सारे भारतीय अदालतों के दिए गए। हमने ये स्वदेशीकरण किया, ये बड़े गर्व से उन्होंने बताया। मुझे एक भारतीय नागरिक के तौर पर इस पर गर्व महसूस करना चाहिए या शर्मिंदा होना चाहिए? असल में उनके वक्तव्य को हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किस संदर्भ में दिया गया है। आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी 75 साल हो गए हैं। आज़ादी मतलब जब से हमारा अपना संविधान आया उस समय से, और 75 वर्षों में एक लंबी यात्रा रही है सुप्रीम कोर्ट की भी। जब हमने ज़ीरो से शुरू किया होगा, उस समय हमारे पास अपने फैसले नहीं थे जिसको हम नज़ीर की तरह पेश कर सकें। आज की तिथि में हर साल सैकड़ों फैसले आते हैं सुप्रीम कोर्ट को और हर विषय पे अनेकों फैसले उपलब्ध हैं, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट, होता क्या है कि आम आम जनमानस के लिए बता दिया जाए कि न्यायपालिका एक डिसिप्लिन को फ़ॉलो करती है। तो कोई पूर्व का अगर फैसला है और उसी बिंदु पर है, तो उसको अदालतें मानती हैं, और जो निचली अदालत होगी वो ऊपर की अदालत के फैसले को उनके लिए बाध्यकारी होता है। ऊपरी अदालत जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए भी अपने पुराने फैसले एक तरीके से बाइंडिंग होते हैं, उसमें कई सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, जिसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। तो जब हमने शुरू किया होगा तो हमारे पास अपना ज्यूरिस्प्रूडेंस ज्यूरिस्प्रूडेंस इस अर्थ में कि वेस्टर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस से हम समझते हैं, हमारे पास नहीं था।
हमारे पास एक पूरी फ़िलॉसफ़ी थी, अगर हम कहें तो न्याय दर्शन था हमारे भारतीय भारतीय दर्शनों में। लेकिन उसको उन चीज़ों को हमने अपनाना नहीं चाहा, क्योंकि वो इतने फ़ॉर्मल नहीं थे और हमने ब्रिटिश सिस्टम से ही अपने आप को आगे बढ़ाया था, तो हम उसी पर आगे बढ़े। अब आज अगर वो कह रहे हैं कि मैंने स्वदेशीकरण कर दिया, तो उन फैसलों के भीतर भी अंग्रेजी और अमेरिकी फैसले छुपे हुए हैं, जिनसे आप आधार लेकर आ रहे हैं। तो पूर्णतः स्वदेशीकरण तो नहीं ही कहा जा सकता है। दूसरी बात ये है कि जिसकी शुरुआत ही वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी पे है, उसको आप एकदम से नहीं कह सकते कि मैंने स्वदेशीकरण कर दिया, क्योंकि जो आपके फाउंडेशन में है, अगर आपने डेकोरेशन में दिखा दिया कि हाँ, मेरे बिल्डिंग में वैसा कुछ बाहरी नहीं लगा हुआ है, लेकिन फाउंडेशन अगर आपका विदेशी है, तो उसको आप पूर्णतः स्वदेशी नहीं कह सकते। इसको एक कदम भर कह सकते हैं कि हाँ, स्वदेशीकरण की दिशा में एक कदम है। लेकिन इसको ये नहीं कह सकते कि हाँ, हमने स्वदेशीकरण कर दिया। अगली बात ये है कि एकदम क्या हमें पूर्ण स्वदेशीकरण चाहिए? तो मैं कहूँगा कि हमारे वर्तमान व्यवस्था में भी बहुत खामियाँ हैं। अगर हम कहें कि हम पश्चिम से एकदम नहीं सीखेंगे, तो वो भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ की अदालतें बहुत अलग तरीके से काम करती हैं। यहाँ बहुत सब कुछ सिस्टमैटिक है, अगर आपका मामला फिक्स हुआ है, तो वो उस दिन सुना जाएगा। बहुत संभव है कि उसी दिन फैसला आ जाएगा। जजेस वकीलों से मिलते हैं, लेकिन कहीं भी बायस का आरोप नहीं लगता। हमारे यहाँ जजेस बमुश्किल आम लोगों से मिलते हैं, उसके बाद भी कई तरह के आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं प्रोफ़ेशन के लोगों पे। लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं है। बहुत आधुनिक व्यवस्था है, केस का लोड कम है, इनके फैसले त्वरित होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम एकदम कहें कि हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के अलावा जो बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं, हम नहीं लेके आएँगे अपने सिस्टम में, तो मुझे लगता है कि वो एक नाइंसाफ़ी होगी आज के ज़माने के हिसाब से। एक बात बताइए अभिषेक जी, जो व्यवस्था हिंदी तक को स्वीकार नहीं कर पा रही है, मैंने सुना है, कितना सच है ये सब या कपोल कल्पित गाथाएं हैं, मुझे बताइएगा। क्योंकि मैंने अपने वरिष्ठ वकील मित्रों के मुंह से ही सुना है, जो लोग वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हीं के मुंह से, कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने मान लीजिए किसी फाइल पर कोई शब्द लिखना है और उसको हिंदी में लिख दिया और उसके ब्रैकेट में अंग्रेजी नहीं लिखा या अंग्रेजी लिख के ब्रैकेट में हिंदी नहीं लिखा, तो आपकी याचिका कूड़े के ढेर में पड़ी रहेगी। और मुझे नहीं पता कि एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार को छोड़ के कहाँ का हाई कोर्ट हिंदी में फैसला सुन लेता है या वहाँ की स्थानीय भाषाओं में सुन लेता है। फिर ये स्वदेशीकरण का झूठा अभिनय क्यों? अ, दोनों 2 संदर्भ हैं असल में अलग-अलग। एक ज्यूरिस्प्रूडेंस को लेके है, एक भाषा को लेके है। तो भाषा को लेके आपकी बात जायज़ है कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में कार्य नहीं होता है। अधिकतम कार्य जो है वो अंग्रेजी में ही होता है। सारे पिटिशन्स इंग्लिश में जाते हैं, एप्लीकेशंस आपके इंग्लिश में जाते हैं। ये भी बात सही है कि अगर आप हिंदी में कोई डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, तो उसको आपको इंग्लिश में लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि वहाँ का जो कार्य करने का लैंग्वेज है, वो अंग्रेजी ही है। तो और जिन हाई कोर्ट्स के आपने नाम लिए, 4-5 हाई कोर्ट्स को छोड़ के हिंदी में कार्य नहीं होता। अमूमन होना यह चाहिए कि अगर आप मद्रास हाई कोर्ट में हैं, तो वहाँ की स्थानीय भाषा में वहाँ पे आप केस फाइल कर सकें, वहाँ पे आप बहस कर सकें। अगर आप कर्नाटक में हैं, तो आप कन्नड़ में कर सकें, आप अगर केरला में हैं, तो आप मलयालम में कर सकें। लेकिन उससे एक समस्या जो आएगी, वो ये आएगी कि मलयालम का जो जजमेंट होगा, वो दिल्ली में आके अपील होगा सुप्रीम कोर्ट में, और कन्नड़ का जो जो जजमेंट होगा, वो दिल्ली में आके सुप्रीम कोर्ट में अपील होगा। और यहाँ के जजेस, असल में हमें उसमें फिर एक भाषा की तरफ बढ़ना पड़ेगा, या तो हमें फिर इतना अपने आप को डेवलप कर लेना पड़ेगा कि हाँ, ट्रांसलेशन की समस्याओं से नहीं जूझ रहे हैं। हमारे जजेस जो हैं वो उनको जो मलयालम का फैसला जो हाई कोर्ट ने दिया है, वो एकदम से अंग्रेजी में अवेलेबल हो जा रहा है। तो ईज़ ऑफ जस्टिस डिस्पोज़ल जो है ना, अगर हम उसको इंश्योर कर सकें, तो अलग-अलग भाषाओं में कार्य कर सकते हैं। वरना जब रिसोर्सेज़ इतनी नहीं थी, शायद इसलिए ही अंग्रेज़ी, एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का पहले के सुप्रीम कोर्ट हों या प्रिवी काउंसिल हो, उनकी भाषा अंग्रेज़ी थी, तो वही शायद उन्होंने अडॉप्ट कर लिया।
दूसरी बात क्या है कि एक कन्वीनियंस जो था वो अंग्रेजी से मिल रहा था इनको कि हर अलग-अलग राज्य के फैसले जो हैं, वो अलग-अलग भाषा में ना होके एक भाषा में वहाँ वहाँ पहुँचते थे। हाँ, हिंदी की बात जहाँ तक है, हिंदी में अब फैसलों का अनुवाद होने लगा है। अ इससे पहले की चीफ जस्टिस ने ही ये कार्य शुरू करा दिया था और ऑफ़िशियली भी ऑफ़िशियल ट्रांसलेशन भी अब जजमेंट्स का अवेलेबल हो रहा है। कई सारे हाई कोर्ट्स ऑफ़िशियल ट्रांसलेशन अवेलेबल हर जजमेंट का करा रहे हैं। तो एक शुरुआत हुई है पिछले 5-6 सालों में कि जो स्थानीय भाषाएँ हैं उनको इंक्लूड किया जाए जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें और उम्मीद है कि आगे चल के इसमें और भी सुधार होंगे। चलिए, ये तो मैंने आते ही आते आप पर हमला बोल दिया अनुज, माफ कीजिएगा। लेकिन वहाँ के और जैसे आप अभी जहाँ हैं, पहले तो ये ज़रा बताइए कि कैसी स्कॉलरशिप या फेलोशिप थी? और दूसरा ये कि यहाँ के सर्वोच्च में आपने काम कर लिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट में। अब और वहाँ आप किस लेवल पर गए हैं? क्या अंतर है? थोड़ा-सा विस्तार से ज़रा हमारे दर्शकों को बताएँ। अगर मैं फेलोशिप के विषय में बताऊँ तो भारत में ये फेलोशिप अ, कपिला एंड निर्मल हिंगोरानी ट्रस्ट के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है। वही सारा एप्लीकेशन का प्रोसेस देखते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, फिर उस हिसाब से वो जो स्कॉलर्स होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। ये पेगासस ट्रस्ट जो है इंग्लैंड के बार के 4 हिस्से हैं, इनर टेम्पल, मिडल टेम्पल, ग्रेज़ इन और लिंकन इन। तो इनर टेम्पल का जो ऑफ़िशियल जो आपने बताया कि कुल चिन्ह बताया, बड़ा अच्छा शब्द लगा मुझे वो पेगासस है, उसके नाम पे उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है और वो इनकमिंग फेलोशिप्स होती हैं आउटगोइंग भी हैं, जिसमें इंग्लैंड के स्कॉलर मतलब जो नए बैरिस्टर हैं, यहाँ पे बैरिस्टर और सॉलिसिटर का सिस्टम है। तो जो कोर्ट में बहस करते हैं, वो बैरिस्टर कहलाते हैं, अगर हम साधारण भाषा में कहें और जो केस लेके आते हैं, उनको तैयार करते हैं और ब्रीफ करते हैं, उनको सॉलिसिटर कहते हैं। तो यहाँ के यंग बैरिस्टर्स जो हैं उन देशों में जाते हैं, वैसे ही अमेरिका से 2 लोग, भारत से 2 लोग, ऑस्ट्रेलिया से 1 और न्यूज़ीलैंड से 2 लोग यहाँ इंग्लैंड में कभी 2 कभी 3 ऐसे इंग्लैंड आते हैं और यहाँ की व्यवस्था को देखते हैं, यहाँ के अलग-अलग बैरिस्टर्स के साथ और जजेस के साथ वो काम करते हैं। तो यहाँ मैं अलग-अलग चैम्बर्स में रहा 8 हफ्तों तक। उसके अलावा मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ, कोर्ट ऑफ अपील के जज के साथ, उसके अलावा स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के वकीलों और जजों से मिलने का मौका मुझे मिला। तो अगर आप दोनों जगहों के व्यवस्था के अंतर की बात करें, तो दोनों में कुछ खूबियाँ हैं, दोनों में कुछ कमियाँ हैं। यहाँ जो व्यवस्था है वो बहुत सुव्यवस्थित है। अगर आप एक चैम्बर में हैं तो आपको पता चलेगा कि उस चैम्बर के जो लॉयर्स हैं वो उसी डिसिप्लिन के लॉयर हैं। अब इतने इतने नए मतलब संकुचित तो नहीं कह सकते लेकिन इतने ज़्यादा स्पेशलाइज़्ड हैं वो लोग। जैसे कल मैं एक चैम्बर हेड से बात कर रहा था, एक बहुत बड़े चैम्बर के वो हेड हैं, मैंने पूछा आप किस विषय के लॉयर हैं? हमारे यहाँ पता चलता है कि वो बताते हैं मैं क्रिमिनल का हूँ, सिविल का हूँ, सर्विस का हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल का वो आर्बिट्रेशन भी करता हूँ, 50 विषय बता देते हैं। यहाँ उन्होंने बताया मैं कंस्ट्रक्शन लॉ मैनेज करता हूँ। इतना इतना उनका स्पेशलाइज़्ड है कि कंस्ट्रक्शन मतलब जो भी यहाँ पे बिल्डिंग्स बनेंगी उनसे संबंधित जो भी विवाद होंगे, जो भी केस होंगे उसको वो डील करते हैं। वैसे ही कोई अगर कॉर्पोरेट में भी है तो कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज़्ड है और उसी तरीके से चैम्बर्स का भी स्पेशलाइज़ेशन है। तो जो भी क्लाइंट्स हैं उनको पता है वो किसके पास जा रहे हैं। ये नहीं कि आप किसी के पास भी पहुँच गए और बाद में आपको अफ़सोस हो रहा है कि मैं उस बेहतर व्यक्ति के पास जा सकता था। कोर्ट्स की बात करें तो कोर्ट्स में आपको आज से 1 साल बाद कौन-सा मामला सुना जाएगा वो तय है। जिस दिन आप केस फाइल करते हैं उस दिन आपको पता होता है कि ये केस किस टाइमलाइन से सुना जाएगा, 3 महीने इसका एविडेंस होगा, अगर बहुत बड़ा केस है। उसके बाद उस पे आर्ग्यूमेंट्स होंगे और फिर फैसला दिया जाएगा। इस तरीके से कोर्ट फंक्शन करती है। हमारे यहाँ कोर्ट्स पे लोड इतना ज़्यादा है कि एक-एक दिन में 50-50 मामले लिस्टेड होते हैं और पता चलता है कि अधिकतर मामले अडजर्न हो रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। जबकि यहाँ वैसा कुछ नहीं है, यहाँ आपके कोर्ट खासकर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ जो सिस्टम है अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का सिस्टम है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे कोर्ट ऑफ अपील है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं और उसके नीचे काउंटी कोर्ट्स हैं। तो अधिकतर मामले कोर्ट ऑफ अपील में खत्म हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक 2% मामले ही पहुँचते हैं। अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केसेस की बाढ़ सी आ गई है, तो अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में
जो हमारा संविधान में अनुच्छेद 136 का उनका ज्यूरिसडिक्शन है कि कोई भी अपील सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि हमको ये सुनना है कि नहीं सुनना। यहाँ भी वैसी एक व्यवस्था है जहाँ पे परमिशन की हियरिंग होती है, लेकिन वो जो परमिशन की हियरिंग होती है अधिकतर ईमेल से हो जाता है। तो आप कोर्ट को सीधे ईमेल कर सकते हैं, वैसी व्यवस्था अपने यहाँ नहीं है। वकील या क्लाइंट जो लिटिगेंट है, कई बार जजेस का ईमेल फुल हो जाता है उनके ईमेल से। तो वो सीधे-सीधे आप ईमेल करते हैं, वहाँ कोर्ट आपको जो भी प्रोसीजरल चीज़ें हैं, वो ईमेल वगैरह से तकनीक की मदद से खत्म हो जाती हैं। तो फाइनल जो बचता है, वो सुनवाई के लिए ही बचता है। और 98% मामले कोर्ट ऑफ अपील पे खत्म हो जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो बहुत विशेष मामले होते हैं, उन्हीं में सुनवाई करता है। दूसरी तरफ अगर इन यहाँ की व्यवस्था की कमियों की अगर हम बात करें, असल में इतनी चीज़ें देखी हैं मैंने कि एक हाँ, चीज़ बताइए कि ताकि हम दुरूह बातों में नहीं, मज़ा आपको कहाँ ज़्यादा आता है? कहाँ के मतलब वो गलियारे कहाँ के ठीक-ठाक लग रहे हैं? गलियारे तो स्वाभाविक है कि भारत के ही पसंद आएँगे हमें। नहीं, ब नहीं मतलब साफ-सफाई बढ़िया सुचिक्कर हालाँकि सुप्रीम कोर्ट तो खुद ठीक-ठाक है, अच्छी जगह है। इमारत तो बड़ी भव्य है, खूबसूरत है, जी, सुप्रीम वो कोर्ट की। शायद नीचे की अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले लोगों के साथ ज़्यादा आती है कि आपको च वैसे भीड़ अब सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी हो गया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स नीचे ज़्यादा हैं अपने यहाँ। यहाँ हाँ, यहाँ प्रॉब्लम उल्टा है कि सुप्रीम कोर्ट में आप चीफ जस्टिस की कुर्सी पे जाके बैठ के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, यहाँ पे अलाउड है। हम जब हमें अच्छा, यहाँ के लॉर्ड बिक्स हैं सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, वो हमें टूर दे रहे थे और वो हमें साथ लेके गए, उन्होंने कहा कि आप चेयर पे बैठ के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। हम चीफ जस्टिस के चेयर पे बैठ के कोर्ट रूम के अंदर जब कोर्ट नहीं चल रहा था, फ़ोटो खिंचवा रहे थे। उल्टा यहाँ जब हम काउंटी कोर्ट में जाते हैं, तो सारे पॉकेट खाली करवा देते हैं, कोर्ट उतरवा देते हैं कि इतनी ज़्यादा चेकिंग है। अच्छा, यहाँ सु व्यवस्था में भी बहुत अंतर है, चलते-फिरते एक दिन शाम को एक पार्टी में था मैं, एक महिला मेरे पास चलते हुए आती है, पूछती है, "आर यू अ स्कॉलर? क्या आप स्कॉलर हैं?" मैंने कहा, "हाँ।" "अच्छा मैं लेडी सो एंड सो मैं ये अभी हाई कोर्ट की जज हूँ, अगले हफ्ते मैं कोर्ट ऑफ अपील की जज होने वाली हूँ।" फिर दूसरे व्यक्ति चलते हुए कहते हैं, "मैं लॉर्ड सो एंड सो, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ।" वो हाँ, चीज़ अपने यहाँ बहुत रेयर होगा, अपने यहाँ संभव नहीं है हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है उस हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर व्यक्तिगत प्रेफ़रेंस आप पूछेंगे कि पसंद कहाँ आता है, तो अभी अभी हमारा पसंद तो भारत ही है। नहीं तो अपने यहाँ तो आप लोगों ने खुदा मियाँ वो लोग समझते हैं ना मतलब सुप्रीम कोर्ट के लोग हो गए तब तो भाई खुदा मियाँ ही हैं चलते-फिरते। नहीं, हमारे यहाँ तो वो बदलाव यहाँ बहुत पहले आ चुका है, यहाँ पता नहीं कब आया होगा, इन लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट में ये रोब लगा के नहीं बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कल्चर है। ये नॉर्मल जैसे मैं कोट पैंट में बैठा हूँ, वैसे सूट में जजेस भी बैठते हैं, वकील भी बैठते हैं। नीचे की अदालतों में भले विग और रोब लगा के वो बैठते हैं, खासकर क्रिमिनल कोर्ट्स में। लेकिन कोर्ट कंडक्ट की भी बात करें तो हमारे यहाँ कई बार कई अदालतों में लोग साँस लेते हैं तो मिलॉर्ड्स कहते हैं, साँस छोड़ते हैं तो मिलॉर्ड्स कहते हैं। यहाँ पे द कोर्ट में सी दिस, द कोर्ट में सी दैट ये वाला कल्चर देखा मैंने। तो वो अ, कंडक्ट का भी बहुत अंतर है। व्यवस्था की कमियों की अगर यहाँ बात करें तो यहाँ जैसे अपने यहाँ कोई व्यक्ति कोर्ट तक पहुँच सकता है, वो यहाँ बड़ा मुश्किल है। यहाँ कोर्ट तक जाना बड़ा महँगा है। फिर यदि आप मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हारते हैं, तो उस केस में आपके ऊपर जो कॉस्ट लगाई जाएँगी वो भी बहुत ज़्यादा है। तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ जस्टिस जो है वो निश्चित तौर पे भारत में यहाँ से कहीं बेहतर है। और भारत जैसा विशाल देश है, हमारी बहुत बड़ी आबादी है, तो उसके हिसाब से हमारा जुडिशियल सिस्टम एक वर्ड होता है सू जेनरिस मतलब अपनी अलग प्रकार का एक अलग चीज़, वैसा है हमारा सिस्टम। हमारे में कमियाँ हो सकती हैं लेकिन बहुत सुधार की गुंजाइश है और मुझे उम्मीद है कि हम अपने सिस्टम ठीक कर लेंगे। मैं दर्शकों ये ना सोचिएगा कि मैं बहुत आज सधे हुए अंदाज में बोलिंग क्यों कर रहा हूँ, इसलिए सधे हुए अंदाज में बोलिंग कर रहा हूँ कि सामने वाला वक्ता जिस तरह से हो, उस तरह से मॉडरेटर को भी बोलना चाहिए। और चूँकि मैं बीच-बीच में इस तरह की बातें इसलिए करता हूँ क्योंकि व्यालोकवाणी मेरे लिए केवल एक तरफ़ा बातों का ज़रिया नहीं है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, खुद को लगातार सुधारता रहता हूँ, इसलिए।
तो अभिषेक दरअसल इनकी भाषा दरअसल इतनी संयत है कि मुझे खुद की भाषा बहुत संयत रखनी पड़ रही है, वरना मैं इनसे पूछ लेता। चलिए पूछ ही लेता हूँ कि जिस जगह इतना इतनी अपारदर्शिता है अभिषेक, जहाँ कॉलेजियम जैसा सिस्टम है, वहाँ आप कहते हैं कि हमारे यहाँ ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस, रियली? मेरा प्रश्नवाचक वही है कि रियली वो हमारे यहाँ अगर न्याय होता तो सुप्रीम कोर्ट में आप जो भीड़ बता रहे हैं, 80 लाख, सॉरी 80,000 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में इस देश में लंबित, और करोड़ों की संख्या में मिला जुला के अदालतों में 5 करोड़ के आसपास हैं मुकदमे लंबित। मैंने 3 पुश्तें खाक हो जाती हैं अभिषेक, यहाँ मुकदमा लड़ते हुए। करता है और पोता लड़ रहा है मुकदमा। मेरे अपने ननिहाल में लोग लड़ रहे हैं। फिर इसको आपके हिसाब से कुछ क्रांतिकारी परिवर्तनों की दरकार है हमें, न्यायिक सुधारों की भारत को, या जैसा है सब कुछ ठीक ही चल रहा है? मैं जिसकी सतह पे बात कर रहा था, आप उसके मूल में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं असल में। जी। और समस्या ये है कि मैंने उसको दूसरे संदर्भ में कहा था, जैसे लीगल एड की चीज़ होती है कि आपको मुफ्त में न्यायिक व्यवस्था का एक्सेस मिले, आप कोर्ट जाएँ तो आपको फीस ना देनी पड़े। अगर प्राइवेट को भी आप अप्रोच करते हैं तो भारत में फीस की भी ऐसी कोई मारा-मारी नहीं है, आपको अपने जो भी आपकी पेइंग कैपेसिटी है उस हिसाब से वकील मिल जाता है। यहाँ पर वैसा नहीं है, फीस का सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है। दूसरी बात क्या है कि जो कॉस्ट होते हैं, कॉस्ट मतलब जो पूरे खर्च लगता है पूरे लिटिगेशन में केस खत्म होने के बाद, अगर आप हारते हैं तो आपको वो देना पड़ता है। उस संदर्भ में मैं कह रहा था। बाकी जहाँ आप कह रहे हैं कि 3 पुश्तें खास खो जाती हैं, वो बहुत गंभीर स्थिति है। उसमें कमियाँ हर स्तर पे हैं, वकीलों के स्तर पे भी हैं, कोर्ट के स्तर पे भी हैं, कई बार क्लाइंट के स्तर पे भी है। जो व्यक्ति फ़ायदे में होता है, वो चाहता है कि केस लंबा चल जाए। तो जिसको व यथास्थिति से लाभ हो रहा होता है। तो इसमें हर स्तर पे ज़िम्मेदारी तय करने की ज़रूरत है। उसमें कोर्ट से ज़्यादा विधायिका का भी रोल आ जाता है। विधायिका को जैसे लास्ट ईयर हमने क्रिमिनल लॉज़ में रिफ़ॉर्म किए हैं। आईपीसी को रिप्लेस कर दिया, हमने बीएनएस ले आया, हमने सीआरपीसी को रिप्लेस कर दिया। तो हमने एक टाइमलाइन्स फिक्स करने की कोशिश की है कि इतने समय में एविडेंस हो जाए, इतने समय में ट्रायल हो जाए। पहले से ही सिस्टम में हमारे जो डिफ़ॉल्ट बेल का कॉन्सेप्ट है कि यदि आप बिना चार्जशीट के 90 दिनों तक या 60 दिनों तक जेल में रह जाते हैं, तो आपको बेल मिलना होता है। तो उस तरीके के टाइमलाइन्स हमें फिक्स करने की ज़रूरत है कि हाँ, अगर केस फाइल हुआ तो इतने समय में इसका निष्पादन होना चाहिए। जैसे एक आजकल एक व्यंग्य भी चल रहा था कोर्ट पर, जब राष्ट्रपति वाले तमिलनाडु के गवर्नर वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने फैसला दे दिया था कि अगर राष्ट्रपति या गवर्नर इतने समय में उसको नहीं एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट एसेंट मान लिया जाएगा। तो वैसे ही कुछ लोग कह रहे थे कि क्या अगर कोई पेंडिंग मामला है तो उसको डिफ़ॉल्ट जजमेंट मान लिया जाए। तो वो व्यंग्य की बात हो गई, लेकिन वो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है कि अगर 20-20 साल तक कई बार क्या होता है, जैसे कह लीजिए कि मेरे जन्म का वर्ष 1997 है। कई बार मैं गाँव जाता हूँ, कोई व्यक्ति आता है मेरे पास परिवार के थ्रू ही कि हाँ, ये मामला जो है 1994 का है। तो मुझे बड़ा एक अलग सा भाव आता है और बड़ा दुःख भी होता है कि बताइए, जिस समय मैं जन्म नहीं हुआ था, मुझे कभी पता नहीं था कि मैं वकील बनूँगा। और उससे पहले के मामले मेरे पास आ रहे हैं, और क्या तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही है अभी, अभी उनको 3 चरण की यात्रा और करनी है। तो ये निश्चित तौर पर गंभीर स्थिति है। जहाँ तक आपने कॉलेजियम की बात कही, तो कॉलेजियम के साथ मैं ना कॉलेजियम का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, ना बहुत बड़ा विरोधी हूँ। तो उसमें समस्या क्या है कि कॉलेजियम तब आया हमारे देश में जब कमिटेड जुडिशरी की समस्या हो गई थी। एक सरकार थी जिसने इमरजेंसी भी लाई थी और जो चाह रही थी कि जजेस उसके हिसाब से चले। 2-2 बार 4 जजेस को सुपरसीड कर दिया गया थी। पहले जस्टिस सेलात ग्रोवर और हेगड़े को, और दूसरी बार जस्टिस एचआर खन्ना को, क्योंकि वो सरकार के हिसाब से नहीं चल रहे थे और जो लोग सरकार के हिसाब से चल रहे थे उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया था। तो उस जी, इस चीज को बताइएगा, पूरी जानकारी दीजिएगा, लेकिन इसमें सवाल ये भी है कि लेकिन जब सुधार के लिए लाया गया विधेयक, तो जी। खुद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था वो भी बताइएगा।
जी, जो संवैधानिक संशोधन 2015 में लाया गया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने का संविधान में एक नया आर्टिकल 124 ए एंड दूसरे सेक्शंस आर्टिकल्स इंसर्ट करके, उसमें समस्या ये थी कि वो बहुत ज़्यादा फिर से सरकार को शक्तिशाली बना रहा था। उसमें आप अ जैसे अभी एक समस्या चुनाव आयोग के नियुक्ति में हुई है, कि सरकार जिसको चाहे चुनाव आयुक्त बना सकती है। उस तरीके की स्थिति बन रही थी कि एक जो सरकार के चुने हुए लोग होते ज क्योंकि उसमें अपॉइंटमेंट कमीशन में आने के लिए आपकी कोई योग्यता भी नहीं होनी थी 2 मेंबर्स की, तो कोई भी उसमें आ सकता था एंड एक तरीके से सरकार फिर जजेस अपॉइंट करने लगती, वो समस्या बिल्कुल ही होती। तो ये असल में फिर एक बैलेंस ढूँढने के लिए फिर हमें पश्चिम की तरफ जाना ही पड़ेगा, वहाँ पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशंस होती हैं। तो कोलेजियम नहीं होता है, अब सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जजेस हैं, वही जजेस नहीं अपॉइंट कर रहे होते हैं। कई बार क्या होता है कोलेजियम की कंपोज़िशन से तय हो जाता है कि ये जज सुप्रीम कोर्ट आएँगे कि नहीं, ये चीफ जस्टिस बनेंगे कि नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन एक सेफगार्ड भी है सरकार के मनमानी के विरुद्ध जो बिल्कुल मैं नहीं कह रहा कि उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक एक बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए जहाँ ना सरकार की ही बिल्कुल वो हो जाए कि एकदम जुडिशरी कमिटेड हो जाए, तो सरकार के लोग जजेस बनने लगे। अभी ही बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि सरकार के लोग नियुक्त हो रहे हैं, वो कितने सही कितने गलत है उसमें जाने का विषय नहीं है। लेकिन जैसे ब्रिटेन में व्यवस्था है, जैसे दूसरे यूरोपीय देशों में व्यवस्था है कि आपके पास एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी होती है, जिसमें सरकार के लोग भी हो सकते हैं, जिसमें रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं, ज्यूरिस्ट भी हो सकते हैं। आप असल में आयरलैंड की व्यवस्था में मैंने देखा कि वहाँ ले पर्सन्स भी होते हैं, तो 50% जो होते हैं, वो जुडिशरी के लोग होते हैं, 50% जो लोग होते हैं, वो कोई कहीं रिक्शा ड्राइवर होगा, कहीं वो किसी को बस को चला रहा होगा, कहीं पत्रकार होगा, वो कहीं किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा होगा और वो लोग एक्चुअली रीज़न्स देते हैं कि इस व्यक्ति को क्यों जज बनाया जाना चाहिए, क्यों नहीं बनाया। तो जुडिशियल सिस्टम को भी इंक्लूसिव तो होना ही चाहिए, अगर जब तक हम हर पर्सपेक्टिव को नहीं इंक्लूड करेंगे, हर हर व्यू पॉइंट को नहीं आप अपने बीच में लाएँगे, तब तक आप एलीट ही बने रह जाएँगे और जो हम कहते हैं कि अपने आइवरी टावर्स में बैठ के आप फैसले देते रह जाएँगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ज़मीन पे समस्याएँ क्या हैं। जी, तो अभिषेक जी के साथ हमारा ये संवाद था, दर्शकों श्रोताओं। आगे किस विषय पर इनसे सुनना चाहेंगे और ये वापस आ रहे हैं भारत, उसके बाद इनसे हम लगातार बातचीत करेंगे संवैधानिक विषयों पर, कानूनी विषयों पर। अभिषेक, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमें समय दिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके।